गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स, जिसमें कि आज हम 1 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं आज को लेकर। तो इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज शशांक। I have done my graduation in English Honours from Delhi University. I have the teaching experience of 3 years and more in both offline and online modes. I have given exams such as UPSC, CSE, CDS, SSC, CGL and CAPF. And my proficiency in the subjects are PSIR, Modern India, Indian Polity, Science and Tech and Current Affairs. So let's see आज के टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक जो कि आपका GS3 में आता है, GS3 साइंस एंड टेक। और ये आपका टॉपिक एनवायरमेंट में भी आ सकता है, एनवायरमेंट। ठीक है, लेट्स सी। हमारे पास न्यूज आई है फ्रॉम लुधियाना। टॉक्सिक गैस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं गैस कौन सी है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वंस अगेन कहानी में नहीं जाना है, कितने लोगों की डेथ हुई, कौन सा गैस कहां पे आया, गैस में क्या क्या था, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं। सो हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात की जा रही है यहां पर। हाइड्रोजन सल्फाइड, हम इस गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके यूजेज कहां कहां होंगे, प्लस इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेट्स लुक ऑन टू दीज एस्पेक्ट्स। हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या क्या आता है। ठीक है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड। सो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला पहली बात तो H2S है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ओडोरलेस कैल्कोजेन है। दैट मीन्स इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। इट डजंट हैव इट्स स्मेल। ठीक है, और इट इज पॉइजनस। ये एक जहरीला गैस है, ये कोरोसिव भी है एंड दिस इज फ्लेमेबल। मतलब कि अगर ये आग के पास जाए तो ये जल्दी से आग को पकड़ सकता है। ठीक है, विद ट्रेस अमाउंट्स इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, मतलब कि कुछ एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउल ऑडर ऑफ रॉटन एग्स, हाइड्रोजन सल्फाइड इज स्लाइटली डेंसर देन एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हल्का सा डेंसर है एयर से अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, लेट्स लुक ऑन। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र मतलब कि जिसका फॉर्मूला है H2S। यह एक रंगहीन चौकोजेन हाइड्राइड गैस है। ठीक है, मतलब कि ये आपका ग्रुप 17 में आता है इन योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो यह जहरीला गैस भी है। ठीक है, यह जहरीला गैस भी है जिसमें से सड़े हुए अंडे की दुर्गंध आती है। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड हवा की तुलना में थोड़ा सा संघन है, मतलब कि थोड़ा सा डेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है गाइस फ्रॉम द फेस्टिवल्स। ठीक है, हम लोग फेस्टिवल के बारे में जानते हैं कि ये जो थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल है, ये जो आपका थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है और ये कब कब मनाया जाता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर बात करूं तो ये आपका
GS 1 में आ जाता है, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। हम लोग देख रहे हैं आजकल यूपीएससी का जो ट्रेंड चला आ रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत लिंक कर रहे हैं क्वेश्चंस। सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम अगर द हिंदू की बात करें, क्योंकि द हिंदू में जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं उससे ही कहीं ना कहीं कोरिलेट होकर वही आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये फेस्टिवल कौन सा है, कहां मनाया जाता है। देखते हैं। द थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल, पहली बात तो ये, जो कि हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है, मतलब कि ये हिंदू टेम्पल में मनाया जाता है इन थ्रिसुर, जो कि केरला में है, जो कि आपका केरला में है, ठीक है। इट इज हेल्ड एवरी ईयर, ये हर साल होता है। और टेम्पल का नाम कौन सा है? टेम्पल का नाम है वदाकुनुथन टेम्पल, वदाकुनुथन टेम्पल। इस टेम्पल में हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि है थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये हर साल मनाया जाता है, ये तो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ऑन द पूरम डे, मतलब कि पूरम डे कौन सा डे होता है? द डे व्हेन मून राइजेस विद द पूरम स्टार इन द मलयालम कैलेंडर मंथ ऑफ मेदाम, मतलब कि पूरम डे वो दिन है जहां पे कि जो चांद है वो राइज होता है विद द पूरम स्टार। पूरम स्टार में कौन सी कैलेंडर में? ग्रेगोरियन में नहीं, बल्कि मलयालम कैलेंडर में, मलयालम कैलेंडर में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल फॉलोज द ग्रेगोरियन कैलेंडर और नॉट? सो नो, इट फॉलोज द मलयालम मंथ ऑफ कैलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। जो त्रिशूर पूरम है वो केरला में आपका स्थित है, त्रिशूर पूरम आपका केरला में स्थित है, ठीक है। और ये हर साल मनाया जाता है, मतलब वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है, और ये हिंदू मंदिर में मनाया जाता है, हिंदू मंदिर में, ठीक है। यह हर साल पूरम के दिन त्रिशूर के वंदकुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है, जिस दिन चंद्रमा मलयालम कैलेंडर महीने मेदम में पूरम तारे के साथ उगता है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है SDG, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। ये टॉपिक हमारा GS 3 से निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक के बारे में क्या क्या है। तो वंस अगेन गाइस, कहानियों में नहीं जाना, ठीक है। कहानी मत पढ़ना, नहीं तो फिर तुम लोग कहानी में ही रह जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए SDG के बारे में पढ़ेंगे कि SDG के गोल्स कितने होते हैं, SDG क्यों है, ठीक है, और SDG का मोटिव क्या है, हम ही जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग। इंडियाज SDG गोल, भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या है, देखते हैं। सो द SDG फ्रेमवर्क सेट्स टारगेट्स फॉर 231 unique indicators across 17 SDG goals that are related to economic development। मतलब कि SDG का जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क में
231 यूनिक इंडिकेटर्स हैं, मतलब कि यूनिक चीजों के बारे में बताया गया है, जहां पे कि 17 जो इसमें से जो 17 एसडीजी हैं वो 17 एसडीजी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिंक कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर को लिंक कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लिंक कर रहे हैं, जो कि मीट होना चाहिए 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। तो 17 एसडीजीज आउट ऑफ 30, 17 एसडीजीज ऐसे हैं जो कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से मीट कर रहे हैं, और इन सब को मीट करना है 2030 तक। तो ये हमारी डेडलाइन है जो कि हम लोगों को मीट करनी है, इंडिया को मीट करनी है। ठीक है, इसका एक बार हिंदी में देखते हैं। जो एसडीजी का ढांचा है, मतलब कि जो एसडीजी का फ्रेमवर्क है, जो एसडीजी का जो फ्रेमवर्क है वो आर्थिक विकास पहला पॉइंट, सामाजिक कल्याण मतलब कि सोशल वेलफेयर दूसरा पॉइंट, पर्यावरणीय स्थिरता मतलब कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट संबंधित 17 एसडीजी लक्ष्यों में से 231 अद्वितीय संकेतकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसे 2030 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, सो ये टारगेट ईयर है। ठीक है, और ये सारे हमारे एसडीजीज हैं, ये सारे। ठीक है, जो हमें पूरे करने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, अब प्रश्न आता है कि एसडीजी को मीट क्यों करना है। सो गाइस, फॉर बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, मतलब कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो उसके एसडीजी पर डिपेंड करती है, मतलब कि उसने हर साल कितने गोल को अचीव किया। ठीक है, सो एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इसी के कंटिन्यूशन में है। एक अच्छी खबर यह है कि जो इंडिया है, इंडिया इज ऑन टारगेट, इंडिया टारगेट को मीट करने के लिए है, टू मीट 14 टारगेट्स ऑफ द 33 एसडीजीज, मतलब कि इंडिया अभी 14 टारगेट्स को मीट करने के लिए है आउट ऑफ 33 टारगेट्स। ठीक है, विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करता है indicators for neonatal and under 5 mortality, full vaccination, improved sanitation, electricity access, all of which have substantially improved in the last 5 years। मतलब कि ये सारे पैरामीटर्स, फुल वैक्सीनेशन हो गया आपका, आपका अंडर एज ऑफ मोर्टालिटी रेट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो गया, हाइजीन एंड सैनिटेशन हो गया। सो इन सब पॉइंट्स पे हमने अभी तक टारगेट मीट किया है और हम करने वाले हैं, मतलब कि ये चीज हमारा अभी ऑन टारगेट है। ठीक है, ये इसका हिंदी में मैंने लिखा है यहां पर। अच्छी खबर यह है कि भारत में 33 एसडीजी में से 14 को पूरा करने के लिए लक्ष्य पर है, जिसमें नवजात और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर मतलब कि मोर्टालिटी रेट, पूर्ण टीकाकरण मतलब कि फुल वैक्सीनेशन, बेहतर स्वच्छता मतलब कि हाइजीन एंड सैनिटेशन, और बिजली की पहुंच के संकेतक शामिल हैं, जिनमें से सभी में पिछले 5 वर्षों में काफी सुधार आया है। आप सबके लिए एक प्रश्न, आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, सैनिटेशन एंड अंडर 5 ऑफ मोर्टालिटी, ये सब अभी तक इंप्रूव हुई है, होनी है, या इंप्रूव नहीं हुई है। सो इसका आंसर है ऑल दीज थिंग्स, मतलब कि जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, जितने भी ये चीजें हैं, ये सारी दर बदर ठीक हो रही हैं, ये सब चीजें इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले सकता है, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी महाराष्ट्र से, देखते हैं क्या न्यूज आ रही है। द प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है, जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वहां पर महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो देखते हैं। अच्छा, आंदोलन में कौन कौन इन्वॉल्व है, आंदोलन कितने घंटे चला, कितने दिन तक चला, क्यों चला, कितने सेकंड चला, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं अभी कुछ देर में, ठीक है। सो पहली चीज ये निकल के आती है कि जो प्रोटेस्ट है वो आपका पर्यावरण, जो एनवायरमेंट है उसको देखते हुए किया जा रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं महाराष्ट्र में, उसमें से कितने सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। इसी रीजन की वजह से जो गांववासी हैं, जो वहां के स्थित लोग हैं, वो इस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या चीज है वो। ऑन अप्रैल 25 अप्रैल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सॉइल टेस्ट किया, वहां की जो मिट्टी है उसको जांचा, परखा, और क्या निकला देखते हैं। एट राजापुर तहसील बरसू विलेज मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज ये आपका न्यूज में अभी है, ठीक है। सो मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये आपका। एट बरसू विलेज इन द कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टू नो if the site was suitable for the proposed multi-billion-dollar project। उसका नाम क्या था, नाम है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि ये जो पर्टिकुलर जगह है, क्या ये पर्टिकुलर जगह इस केमिकल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए सही है या नहीं। तो जब मिट्टी की वहां पे जांच पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि वहां की मिट्टी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल यूनिट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। जब वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इंडिया में है, इंडिया वो भी महाराष्ट्र में है, सो अल्टीमेटली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एज ऑफ अप्रैल 2022 इंडिया का जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है स्टूड एट, कितने पे आया ये आया 251.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, 251.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, इतने पर आया हर साल, ठीक है, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर इन एशिया, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि 2022 तक जब ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, तब तक जो इंडिया है, इंडिया एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट था इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स। और वही अगर मैं आपके साथ वर्ल्ड की बात करूं तो वो चौथे स्थान पे था, ठीक है। एशिया में था सेकेंड लार्जेस्ट, बट वर्ल्ड में था फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। इसका एक बार हिंदी देखते हैं हम लोग। 25 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने तटीय रत्नागिरी जिले में राजपुर तहसील के बारसू गांव में मिट्टी का परीक्षण किया, मतलब कि सॉइल का एनालिसिस किया, यह जानने के लिए कि क्या साइट प्रस्तावित अरबों डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना के लिए उपयुक्त है कि नहीं, मतलब कि ठीक है कि नहीं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सो ये है न्यूज जो कि आपकी महाराष्ट्र से आ रही है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं प्लीज उसको नोटपैड में आप लोग लिखा कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है is expected to have a capacity of 60 million tons, 60 मिलियन टन पर एनम, 60 मिलियन टन पर एनम, जो कि जॉइंट वेंचर है। मतलब कि ये एक तरह से 2-3 कंपनियां मिलकर इसमें काम कर रही हैं। वो क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला सऊदी अरामको, जो कि अबू धाबी का है, ठीक है। दूसरा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चौथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब कि ये सारी संस्थाएं एकजुट होकर और इतने कैपेसिटी का रिफाइनरी सेटअप करने वाली हैं। कहां पे? बरसू विलेज में, बरसू विलेज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेस्ट के बारे में कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। देखते हैं। जो लोग बरसू विलेज में रह रहे हैं और उसके जो आसपास के जो गांव हैं, इलाके हैं, वहां पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? आइए समझते हैं। सरकार का जो इस पे डिसीजन है, जो महाराष्ट्र सरकार का जो इस पे डिसीजन है, वो ये है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जाहिर सी बात है गाइस, अगर किसी भी इलाके में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना कोई भी चाह रहा हो तो वहां पे एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों ने अगर एनवायरमेंट पढ़ा हो तो एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस असेसमेंट के तहत हम ये चेक करते हैं कि किसी भी रीजन में अगर कोई भी हम प्लांट, इंडस्ट्री या कोई भी हम ऐसा रिफाइनरी अगर सेट करते हैं तो कितना इम्पैक्ट वो इकोनॉमी को देगा, कितना इम्पैक्ट वो इकोलॉजी को देगा, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोजेक्ट साइट इज अ रीजन। ये ऐसा रीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इकोलॉजिकली, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, विथ सेवरल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं, बहुत सारी स्पीशीज के, जो कि एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब कि वो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं, इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोंकण रीजन, जो कोंकण रीजन है ये मैंगो ऑर्किड्स के लिए बहुत फेमस है। मैंगो ऑर्किड्स, ठीक है, ये वाला रीजन जो कोंकण रीजन है, एज वेल एज जैक फ्रूट, जो कटहल होता है, उसके लिए भी ये चीज, ये रीजन, कोंकण रीजन बहुत फेमस है। और यही नहीं, काजू की खेती, कैश्यू प्लांटेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो गांव वालों की जाहिर सी बात है यार, अब गांव वाले तो इस चीज को लेकर चिंता अपनी प्रकट करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर होगा ऐसा, अगर ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है अगर इनके एरिया में आ जाएगा तो इनका जो भी वहाँ का प्लांटेशन जो भी है, जैसे कि कैश्यू हो गया, जैक फ्रूट हो गया आपका, फिर आपका मैंगो ऑर्किड्स हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा।
तो गांव वालों ने इस पे प्रोटेस्ट किया, ठीक है, एंड उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न अबाउट दी पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स, मतलब कि क्या क्या सेहत से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं वो भी बताया गया, ठीक है। बाय द रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, इस चीज से क्या क्या सेहत पे असर पड़ेगा वो सबके बारे में चिंता की यहाँ पे जिक्र किया है। दूसरी चीज ये बताई गई है गांव वालों ने कि अगर ये प्लांटेशन वहां पे लग जाता है तो उनके जो प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंगो ऑर्किड्स हो गया आपका जैक फ्रूट हो गया आपका, फिर एक और था ना कैशू प्लांटेशंस, मतलब कि काजू की खेतीहारी, ठीक है, ये सब आपका इफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। यही चीज मैंने हिंदी में भी लिखी है, अगर किसी को पढ़ना है तो वो देख सकता है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है डाउन टू अर्थ से। ये न्यूज हमारी डाउन टू अर्थ से आ रही है। डाउन टू अर्थ आप सभी को मालूम है कि ये एक मैगजीन है जो कि साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस मैगजीन है। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि ये मैगजीन की कितनी महत्वता है, ठीक है। हम लोग के द करंट अफेयर्स सेशन में डाउन टू अर्थ से भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है सूखापन, ड्रॉट के बारे में। न्यूज आ रही है आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। हम देखेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ लोकेटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की इंपॉर्टेंस क्या है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंडिया के लिए कोई भी चीज अगर आप लोग पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, तो हमेशा हमेशा इंडिया का पर्सपेक्टिव लेके चलना हमेशा, ठीक है, कि इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया का क्या यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट है, इंडिया का यहाँ पे क्या मोटिव है, ये सब चीजें, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग फ्लड्स आफ्टर 6 सीजन्स ऑफ फेल्ड रेन्स, हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानेंगे और फूड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि इस रीजन में फूड सिक्योरिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है, अफ्रीका जो एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है वो कैसे राइज कर सकता है, कैसे वो बढ़ सकता है, वो भी देखेंगे। और इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय समझौते क्या क्या यहाँ पे हुए हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए न्यूज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट अब न्यूज से जो लिंक टॉपिक निकलता है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैप में देखते हैं कहाँ स्टेटेड है। मैं इधर आ जाता हूं, ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये रीजन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये रीजन, ये वाला, ठीक है, ये आपका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो न्यूज आ रही है वो केन्या से आ रही है, ये है आपका केन्या इस तरफ, ठीक है, केन्या से न्यूज आ रही है इस रीजन से, ठीक है। अगर मैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करूं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे गल्फ्स हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, एज यू नो, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सोमालिया है, यहाँ पे जिबूती है, यहाँ पे यमन आ गया आपका, यहाँ पे एरित्रिया आ गया, ठीक है। और यहीं से जाके आपका क्या बोलते हैं स्विस कैनाल भी स्थित है, जहां से कि ट्रेड होती है, जहां से कि बड़ी बड़ी शिप्स जाती है, ठीक है। और यहीं पे ही है आपका रेड सी,
और इस तरफ को जाके कुछ बीच में है आपका मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नाउ मैप क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे सोमालिया, यहाँ पे जिबूती आपका, ठीक है, और ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस ड्रॉट की वजह से जो ये न्यूज़ आ रही है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्सपीरियंसिंग फ्लड्स आफ्टर 6 सीजन्स ऑफ फेल्ड रेन्स, जो ये न्यूज़ आ रही है वो हम लिंक करते हैं क्लाइमेट चेंज से, कि एकदम से ड्रॉट के बाद जो एकदम से जो रेनफॉल हो रही है और बारिश की वजह से जो वहाँ पे सी लेवल राइज किया है, हम उसके बारे में जानेंगे। सो हमें ये पता है गाइस कि कभी भी अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, पहला पॉइंट सी लेवल राइज हो जाता है। उससे क्या होता है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब कि जितने भी कोस्टल नेशंस हैं, मतलब कि सोमालिया हो गया आपका, जिबूती हो गया आपका, यमन हो गया, एरित्रिया हो गया, फिर केन्या हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कोस्टल नेशंस हैं, मतलब कि ये सारे आपके कोस्ट पे स्थित हैं। तो फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। कैसे, अगर सी लेवल राइज होगा तो वहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है वो भी अफेक्ट होगी ही होगी। तीसरी चीज़ ये, वहाँ पे जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो भी होगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी माइग्रेट करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि जब सी लेवल राइज यहाँ पे होगा तो पॉपुलेशन यहाँ से उठ के बीच में जाना चाहेगी। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, इस रीजन में एक्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन होगा, मतलब कि बहुत सारी जनसंख्या एकजुट आकर एक तरफ रहेंगी। सो इससे क्या होगा, इससे डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे कंपटीशन आएगा रिसोर्सेज का। हमें पता है, आपको पता है कि जो अफ्रीका में रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, अगर हम हर किसी की बात करें तो हर किसी को क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो क्या करना चाहिए इसके लिए हमें क्लाइमेट चेंज से पहले लड़ना चाहिए। वो कैसे होगा, देखिए, अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, सो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जो बदलाव हो रहा है आपका वो इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि जो पूरे प्लैनेट है उसका तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से राइज और नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो हानिकारक है बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी बड़े बड़े आइस कैप्स हैं, चाहे वो आपका एंटार्क्टिका रीजन में हो गया, चाहे वो आपका आर्टिक रीजन में हो गया, है ना, यहाँ आपका आर्कटिक होता है ना ऊपर में, यहाँ होता है आपका अंटार्कटिका होता है। तो यहाँ पे जितने भी आइस कैप्स हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होंगे तो फिर ओशन लेवल राइज करेगा, वो राइज होगा तो फिर जितने भी कोस्टल नेशंस हैं उन पे इफेक्ट आएगा तो फिर फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगी तो वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है उस रीजन की वो अफेक्ट होगी तो फिर अल्टीमेटली इकोनॉमी अफेक्ट होगी। ठीक है, इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी वहाँ की। सो आप ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज से इकोनॉमी का कितना बड़ा लिंक है। ठीक है, सो इंटरनेशनल कॉपरेशन क्या है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से, मतलब जहां तक मैं चीज़ों के बारे में जानता हूं, रीड करता हूं, तो ब्रिक्स मतलब कि ब्राज़ील, रशिया,
इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन सारे जो ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये जो संस्था है ब्रिक्स के नाम से, BRICS, ब्रिक्स, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं ये आपके मिलकर ये जो इशू है फूड सिक्योरिटी का, इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर स्लाइड। आई होप आप लोगों को स्लाइड्स अच्छी लगी होंगी, और जो आज का द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का और डाउन टू अर्थ का जो हम लोगों ने क्लास लिया वो आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आप नोट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नोट्स आपके टॉपिक वाइज बनने चाहिए, डेट वाइज नहीं। डेट वाइज बनाएंगे तो पन्ने पलटते रह जाएंगे। ठीक है, टॉपिक लिखिए, जैसे कि GS2 इंडियन पॉलिटी, और उसकी न्यूज़ लिखिए। एक कॉपी इसकी होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी की, और जितने भी GS2 के टॉपिक्स हैं वो आप एक कॉपी में लिखा कीजिए। ऐसे ही GS3 साइंस एंड टेक, और ऐसे ही GS1 जो कि आपका एंशिएंट इंडिया आ गया। ठीक है, ये टॉपिक्स। सो मेक 3 नोटबुक्स। ठीक है, मेक 3 नोटबुक्स ओवर हियर। सो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा कि मैं उस कमेंट को आंसर कर सकूं। ठीक है, एंड गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Okay guys, we'll meet you soon. Take care and Jai Hind.